हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में लोग बात करेंगे 17 जून 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भविष्य में होने वाला कोई भी एग्जाम, यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, वीपीएससी हो, उत्तराखंड पीएससी हो, एमपी पीएससी हो, झारखंड पीएससी हो, सीजीपीएससी हो, राजस्थान पीसीएस हो, या पेट की परीक्षा हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, अन्य एक दिवसीय परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम हो, जहां भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास देखा जाए तो वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह है। यहाँ पर प्रतिदिन जो न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर होते हैं, करंट अफेयर का ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 2025 से घटना चक्र के द्वारा एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, जिसमें हम लोग डेली करंट अफेयर शाम को 7:30 बजे पढ़ते हैं, जो न्यूज़पेपर बेस्ड होता है। न्यूज़पेपर में रही जो महत्वपूर्ण खबरें उनको कवर की जाती है। यहाँ पर बेसिकली हम लोग दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज़, पीआईबी, एएनआई के साथ साथ में आकाशवाणी और दैनिक भास्कर की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। जो भी इनपुट होता है उन पर चर्चा की जाती है। ठीक है, टोटली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर यहाँ पर क्लास होती है। आरओ की परीक्षा के दृष्टिकोण से तो क्लास महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ देखा जाए तो यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 17 जून की खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण दिवस से। अब महत्वपूर्ण दिवस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी ये जो क्लास होती है, इस क्लास की पीडीएफ, पीपीटी इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप हमारे वेबसाइट से जाके आप या इस वीडियो के पिन कमेंट से जाके हमारा जो मंथली पैकेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली पैकेज में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, आइए मैं आपको पहले बता देता हूं। ठीक है, मंथली पैकेज में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहले तो प्रतिदिन आपको क्लास की पीपीटी मिल जाती है। ठीक, क्लास की पीपीटी आपको पर डे दी जाती है। प्रतिदिन क्लास की प्रिंटेबल पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, और ये भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती है। ठीक है, उसके साथ देखा जाए प्रतिदिन आपको 10 एमसीक्यू का टेस्ट होता है। ऐप पर 10 एमसीक्यू का टेस्ट होता है। महीने के एंड में देखा जाए तो आपको पूरी कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, कंपाइलेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ, और ये मुश्किल से 50 पेज की होती है। पूरे महीने की करंट अफेयर को समाहित करते हुए 50 पेज में 50-55 पेज की होती है, आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। एक फुल टेस्ट होता है, एक फुल टेस्ट होता है, ये भी ऐप पर ही होता है, टेस्ट ऐप पर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह है। और ये पीडीएफ इत्यादि अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप सारे जो पीडीएफ है उनको प्राप्त कर सकते हैं। क्लास पीडीएफ और क्लास पीपीटी तथा हिंदी इंग्लिश के पीडीएफ। ऐप टेस्ट जो है, ये टेस्ट आपको ऐप पर देना होगा। टेस्ट आपको ऐप पर देना होगा। कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। आप गूगल ओपन करिए, और गूगल ओपन करने के बाद सर्च करिए घटना चक्र। ठीक है, घटना चक्र आप सर्च करिए, और घटना चक्र सर्च करने के बाद आपको हमारी वेबसाइट दिख जाएगी घटना चक्र की। घटना चक्र की वेबसाइट ओपन करिए। वेबसाइट ओपन करने के बाद जाइए वीडियो लेक्चर के सेक्शन में। वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करिए, देखिए यहाँ पर करंट अफेयर वीडियो जून बैच, ज्वाइन कर लीजिए, इसको ओपन करिए, देखिए। और यहाँ पर सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रोवाइड की गई है। आपको वीडियो होता है, फिर उसके बाद में पीडीएफ होता है, वहाँ पर टेस्ट लगा होता है। यहाँ पर देखा जाए 1 और 2 जून का जो करंट अफेयर आया था वो डेमो के तौर पर लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो जाके डेमो देख सकते हैं, टेस्ट भी देख सकते हैं, किस प्रकार के टेस्ट दिए जा रहे हैं, पीडीएफ कैसा है, और यहाँ पर वीडियो कैसा प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो मूल्य इसका आपको दिख रहा होगा 25 रुपए। ठीक है, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, ये सेल प्राइस 25 रुपए दिख रही है। यहीं पर बगल में होता है कॉइन का ऑप्शन, उस पर टिक कर देना, ये मूल्य घटकर 18 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे। ठीक, और 18 रुपए 75 पैसे में आप इस करंट अफेयर के बैच को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल की जो मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है, वीडियोस जिसके आते हैं, वो भी यहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ठीक है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 17 जून का जो दिन होता है, उस दिन को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। चर्चा करें यहाँ पर, आज 17 जून को दुनिया भर में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन सभी को यह याद दिलाने का अनूठा अवसर है कि भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। ठीक है, देखा जाए यह दिवस संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सभा सचिवालय की अगुवाई में, यूएनसीसीडी जो है ना, उसकी अगुवाई में मनाया जा रहा है। चर्चा कर लेते हैं इस वर्ष थीम क्या है। यहाँ पर जो यूएनसीसीडी के द्वारा
देखा जाए तो वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट है। इसका थीम क्या है? थीम है भूमि क्षरण रोको, भूमि क्षरण रोके, अवसरों का लाभ उठाएं। क्या है? भूमि क्षरण रोके, अवसरों का लाभ उठाए। और यहां पर देखा जाए इसी अवसर पर क्या हुआ कि भारत में इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। तथा केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इनके द्वारा यहां पर देखा जाए आज यानी कि 17 जून को जोधपुर स्थित शुष्क वन अनुसंधान संस्थान में मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम रणनीति पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन भी किया गया। परीक्षा में आपसे पूछे कि मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम रणनीति पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर या किस शहर में किया गया? 4 ऑप्शन दे दे, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ या जोधपुर। आपको टिक कर देना आंख बंद करके, जोधपुर में किया गया। क्यों किया गया? कि जोधपुर में ही देखा जाए तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? ये जोधपुर में अवस्थित है। और इसका यहां पर देखा जाए तो मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम रणनीति पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किसके किसके द्वारा किया गया? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा तथा संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। आपको यहीं से वर्ल्ड डे एंड कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट से संबंधित जो पॉइंट्स आपने पढ़ा, यहां से आपको 4 प्रश्न तैयार। पहला, कब मनाया जाता है? दूसरा, थीम क्या है? ठीक है। तीसरा, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? और चौथा प्रश्न है मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम रणनीति पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया? जोधपुर में किया गया। ठीक, 4 सवाल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक खास पॉइंट है, देखा जाए तो ट्रंप, आपको याद होगा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, ट्रंप ने कहा कि हमने सुलह करा दिया। फिर सुलह कराने के बाद फिर कुछ दिन बाद देखा कि ट्रंप ने, जो टिम कुक है और एप्पल कंपनी है, उससे कह रहे थे कि अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको शिफ्ट करो, इंडिया में नहीं, आपको अपना जो पूरा हब है उसको नहीं बनाना है, वहाँ से शिफ्ट करो, कहीं और बनाओ। क्यों बनाओ? रीज़न आज पता चला। एप्पल को टक्कर देने के लिए ट्रंप ने अपना मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर दिया है, ट्रंप मोबाइल। ठीक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब देखा जाए तो अमेरिका में तो बिकेगा ही भाई, ट्रंप का मोबाइल है। जैसे ट्रंप टावर है, भारत में भी बने हुए हैं ट्रंप टावर। ट्रंप बिटकॉइन को प्रमोट कर रहे हैं, अपने ट्रंप टावर को प्रमोट कर रहे हैं, तो अपने मोबाइल फ़ोन को भी वो प्रमोट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो चाहते थे, मतलब जहां तक संभावित ये लग रहा है कि एप्पल को देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहीं और शिफ्ट कराए, और जो ट्रंप वाली मैन्युफैक्चरिंग है उसको ट्रंप में, अमेरिका में तो होता ही रहे, साथ ही साथ विश्व स्तर पर, क्योंकि भारत का जो मार्केट है, भारत का मार्केट एक बड़ा मार्केट है मोबाइल फोन के नेटवर्क में देखा जाए तो, उस दृष्टिकोण से भी ट्रंप यही चाहते थे। अब यहाँ पर देखा जाए T1 नाम से ट्रंप मोबाइल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी है ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 16 जून को ट्रंप मोबाइल नाम से एक नया स्मार्टफोन ब्रांड जो है, नेटवर्क सर्विस दोनों लॉन्च किया है। ठीक है, स्मार्टफोन भी लॉन्च किया है तथा नेटवर्क सर्विस भी लॉन्च किया है। देखा जाए तो ब्रांड ने T1 नाम से एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत लगभग 499 अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 42,900 रुपए है। यहाँ देखा जाए ये स्मार्टफोन पूरी तरह मेड इन अमेरिका होगा और नेटवर्क सर्विस सितंबर से शुरू हो जाएगा। इसके तहत देखा जाए द 47 प्लान, यहाँ पर द 47 प्लान नाम से एक मंथली प्लान भी पेश किया गया है। जो कंपनी है ट्रंप की, इसने क्या किया है, जैसे रिलायंस है तो रिलायंस जियो थी ना, तो जियो ने स्टार्ट में क्या किया, चीज़ों को फ्री रखा, तो जियो है उसी प्रकार से, जैसे जियो है, जियो कार्य करता है रिलायंस के अंतर्गत, उसी प्रकार से जो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा द 47 प्लान पेशकश किसकी की गई है। और यहाँ पर देखा जाए मंथली प्लान है और इसकी कीमत $47.45 यानी करीब 3,950 रुपये मंथली होगा। और इसमें आप अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह जो भी आपको करने हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक, तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये T1 इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है कि हाल ही में खबरों में रहा T1 क्या है, हाल ही में खबरों में रहा T1 क्या है। ठीक, तो याद रखना T1 क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की जो कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया स्मार्टफोन है। चलिए आगे देखें। एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों के विरोध में अंतरराष्ट्रीय दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, परीक्षा से पूछ सकता है, यूएन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो याद रखना, परीक्षा से पूछे डायरेक्टली कि एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों के विरोध में अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाएगा। जो नए दिवस होते हैं आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं, ये दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, चर्चा कर ले।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव पारित करके एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों के विरोध में हर वर्ष 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव के समर्थन में 116 और विरोध में 51 वोट पड़े हैं, जबकि 6 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया है। यहां देखा जाए उत्तरी देशों जैसे जो नॉर्थ के देश हैं उनमें देखा जाए यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, अमेरिका ने इस प्रस्ताव का विरोध में वोट किया है। ठीक है, इन लोगों ने इसके विरोध में वोट किया है। जबकि देखा जाए प्रस्ताव में सभी देशों से आग्रह किया गया है कि वे एक तरफा आर्थिक वित्तीय व्यापार संबंधी उपाय न करें जिनसे अंतरराष्ट्रीय कानून या संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन हो। बेसिकली जो संरक्षणवादी नीतियां होती है ना देशों की, अपने व्यापार और आर्थिक सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ज्यादा हम लाभ उठाएं, तो अपने ही फेवर में पूरा नियम कानून जो होता है वो अपने फेवर में बनाने का प्रयास करते। जैसे अमेरिका, अब अमेरिका क्या है कि सारे जो नियम कानून है वो चाहता है कि उससे अमेरिका को ही फायदा हो, एक तरफा लाभ हो, अन्य देशों को लाभ ना हो। टैरिफ लगा दिया, मनचाहा टैरिफ लगा दिया। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं, उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखकर यूएन के द्वारा देखा जाए तो एक दिवस घोषित किया गया है, एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों के विरोध में अंतरराष्ट्रीय दिवस। और ये कब मनाया जाएगा? ये हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाएगा। और ये आज की ही खबर है। देखा जाए यहाँ पर देखें आप, दोपहर के 12:28 की खबर है आकाशवाणी की। चलिए आगे देखा जाए। प्रस्ताव में सभी देशों से आग्रह किया गया है कि वे एक तरफा आर्थिक वित्तीय व्यापार संबंधी जो उपाय हैं वो ना करें जिनसे अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन ना हो, क्योंकि इससे खासकर विकासशील देशों के आर्थिक सामाजिक विकास बाधित होगा। ठीक है, चलिए अगली खबर क्या है? MI6 की पहली महिला प्रमुख। दैनिक भास्कर का इनपुट है, वर्ल्ड अपडेट्स का चर्चा कर लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने देश के इंटेलिजेंस सर्विस जो MI6 है, जो यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है, इंटेलिजेंस सर्विस जैसे भारत में रहा है, ठीक, CIA है अमेरिका में, मोसाद है इजराइल में, उसी प्रकार से जो यूके की इंटेलिजेंस सर्विस उसका क्या नाम है? उसका नाम है MI6। इसको देखा जाए आमतौर पर सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी। ठीक है, सी कहा जाता है। आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। यहां पर देखा जाए MI6 के लिए पहली बार एक महिला प्रमुख की नियुक्ति की घोषणा की है। नाम क्या है इनका? कौन बनेंगी पहली महिला प्रमुख? ब्लेज मेट्रेवेली। क्या नाम है इनका? ब्लेज मेट्रेवेली जो है, ये है ब्लेज मेट्रेवेली। ये MI6 की पहली महिला प्रमुख बनेंगी। ठीक है, यूके के 116 साल के इतिहास में पहली महिला है जो यह भूमिका निभाएंगी। ठीक है, देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम में MI6 की स्थापना 116 साल पहले हुई थी और अभी तक पुरुष ही प्रमुख की भूमिका में निभाते चले आए हैं, लेकिन पहली बार है। और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपसे यूपी PCS या UPRO या BPSC, इन 3 परीक्षाओं में एक में जरूर पूछेगा, जरूर से जरूर पूछेगा। ठीक है, चलो आगे देखें। जो मेट्रीवेली है ये 1999 में MI6 में शामिल हुई थी और इस साल के अंत में सर रिचर्ड मूर के स्थान लेंगी। रिचर्ड मूर की जगह पर ये MI6 की चीफ बनेंगी। देखा जाए तो MI6 का काम विदेशों से खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, विदेशों से खुफिया जानकारी इकट्ठा करना ताकि यूरोप की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। इसका मकसद आतंकवाद को रोकना, शत्रु देशों की गतिविधियों पर नजर रखना, साथ ही साथ साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है। MI6 के प्रमुख को आमतौर पर सी कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए जो MI6 के प्रमुख होते हैं इनको क्या कहा जाता है? सी कहा जाता है। सी से चीफ होता है, वैसे सी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना जिसके चीफ होते हैं उनको सी कहा जाता है। चलिए आगे बात कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा चर्चा कर लेते हैं। चर्चा में रहे यहाँ पर प्रधानमंत्री वर्तमान में देखा जाए तो 3 देशों की यात्रा पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से लेकर 19 जून तक साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा पर हैं। याद रखिएगा कहां कहां पर? साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा पर। परीक्षा में आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से लेकर 19 जून तक किन 3 देशों की यात्रा पर थे, क्रम दे दे आपसे। ठीक है, क्रम आपको दे दे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है, A, B, C और D, और 3 देशों का नाम, पहला देश, दूसरा देश, तीसरा देश, पहला देश, दूसरा देश, तीसरा देश, पहला देश, दूसरा देश, तीसरा देश, पहला, दूसरा, तीसरा। अब एक ऑप्शन यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, साइप्रस, कनाडा। साइप्रस, कनाडा तो आप समझ गए कि साइप्रस गए हैं, कनाडा गए हैं। एक में दे दे ऑप्शन में क्रोएशिया और एक में दे दे कोसोवो। ठीक है, क्रोएशिया और कोसोवो। ठीक है, एक ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन ए में क्रोएशिया को दे दिया और ऑप्शन बी में कोसोवो को भी रख दिया साइप्रस और कनाडा के साथ। तो आप कंफ्यूज मत होना, 3 देशों को याद रखना कि किन 3 देशों की यात्रा पर है। साइप्रस,
फिर कनाडा और कोसोवो की यात्रा पर है। और क्रम पूछ ले कि पहले कहाँ पर गए, दूसरे पे कहाँ पर गए, तीसरे पे कहाँ पर गए, तो पहले साइप्रस गए हैं, फिर साइप्रस से कनाडा, कनाडा से वापस जब आएंगे तो जाएंगे क्रोएशिया। ठीक है। विदेश दौरे पर पीएम मोदी पहले साइप्रस गए, फिर कनाडा और आखिरी में क्रोएशिया का दौरा करेंगे। 16-17 जून को वो कनाडा में G7 जो समिट हो रहा है, G7 समिट में हिस्सा लेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यूपी में पहली राज्य स्तरीय स्वच्छ वायु योजना का शुभारंभ किया गया है। यूपी में पहली राज्य स्तरीय स्वच्छ वायु योजना का शुभारंभ किया गया है, चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में देश की पहली राज्य स्तरीय स्वच्छ वायु योजना की शुरुआत की है। परीक्षा में से पूछे कि राज्य स्तरीय स्वच्छ वायु योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस शहर में की गई है? लखनऊ में की गई है। देखा जाए यह ऐतिहासिक पहल वायु प्रदूषण को वैज्ञानिक विश्लेषण और एयरशेड आधारित दृष्टिकोण के आधार पर नियंत्रित करने का प्रयास है। यहां देखा जाए तो इस महत्वाकांक्षी योजना की परियोजना लागत लगभग 320 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 2600 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसका वित्त पोषण किसके द्वारा प्रस्तावित है? तो इसका वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाएगा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाएगा। यहां देखा जाए तो यह पहल उत्तर प्रदेश में स्वच्छ वायु की दिशा में एक सशक्त कदम प्रदान करेगी और अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में भी कार्य कर सकती है। तो याद रखिएगा, परीक्षाओं से पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की पहली राज्य स्तरीय स्वच्छ वायु योजना निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की है? तो देश की पहली राज्य स्तरीय स्वच्छ वायु योजना जो है ये लखनऊ में शुरू की गई है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए जीएस पेपर 6 के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम बात करें, हनले में मिनी तारामंडल का शिलान्यास किया गया है जिससे एस्ट्रो टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 4 दिवसीय लद्दाख दौरे के दौरान हनले में एक महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास किया है। यह परियोजना डार्क स्काई सेंचुरी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्थापित की जा रही है। देखा जाए तो इस परियोजना के तहत हनले में एस्ट्रो ग्लोबल और मिनी तारामंडल की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एस्ट्रो टूरिज्म, वैज्ञानिक जिज्ञासा और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देना है। डार्क स्काई सेंचुरी का यह प्रयास भारत में खगोल विज्ञान और विज्ञान पर्यटन को नई ऊंचाइयां प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो याद रखना, जो यहाँ पर हनले में मिनी तारामंडल है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया अपने 4 दिवसीय लद्दाख दौरे के दौरान। ठीक, चलिए आगे अगली खबर पे हम चर्चा करें। हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बना भारत। आगे हम बात करें, हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बना भारत। सिप्री की रिपोर्ट है। सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया कि हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बन गया है भारत। चर्चा कर लें। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 से 24 के दौरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है। यहाँ हम चर्चा करें वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी जो है ये कितनी है वैश्विक हथियार आयात में? तो 8.3%, यानी कि पूरे दुनिया में जितने हथियार आयात हुए उनमें से 8.3% जो हिस्सा है वो भारत ने आयात किया। अब शीर्ष आयातक देशों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शीर्ष आयातक जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? 5 के बारे में चर्चा करते हैं। यूक्रेन, जो टोटल आयात हुआ उसका 8.8% हिस्सा जो है वो किसके द्वारा आयात किया गया? किसके द्वारा आयात किया गया? तो देखा जाए यूक्रेन के द्वारा किया गया। वहीं पर दूसरा स्थान किसका है? भारत का है 8.3%। फिर तीसरा स्थान कतर का है 6.8%। और आगे हम बात कर ले सऊदी अरब, सऊदी अरब में 6.8%। फिर 5वां स्थान किसका है? पाकिस्तान का है 4.6%। ठीक है, रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि भारत ने अपने सैन्य आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा खरीद को प्राथमिकता दी है। ठीक है, चर्चा करें वैश्विक हथियार निर्यात में शीर्ष 5 देश जो निर्यात करने वाले कौन कौन से देश है? 5 शीर्ष में अमेरिका सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करता है, 43% हथियार जो है वो अमेरिका निर्यात करता है। फिर दूसरा स्थान है किसका? फ्रांस का 9.6% हथियार जो है फ्रांस के द्वारा। फिर तीसरा स्थान आता है 7.8% रूस। चीन का स्थान है 5वां और जापान का स्थान है यहाँ पर, चीन का स्थान है 4था और जापान का स्थान है 5वां। तो ये टोटल 5 देश यहाँ पर दिए गए हैं जो वैश्विक हथियार निर्यात में शीर्ष 5 देश हैं। आगे हम बात कर लें। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि वैश्विक हथियार व्यापार में अमेरिका सबसे आगे है जबकि भारत प्रमुख आयातक बना हुआ है। यह प्रवृत्ति भारत की रक्षा आवश्यकताओं और क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसके फोकस को दर्शाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें। अलीगढ़ में खुलेगा देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय। कहां पर खुलेगा देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय? याद रखिएगा, अलीगढ़ में खुलेगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तालों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध अलीगढ़ में जल्द ही देश के तालों का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है। शासन ने इसको हरी झंडी, मतलब शासन से इसको हरी झंडी मिल गई है। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत कुल 27 करोड़ की राशि इस पर खर्च होगी। यहां पर देखा जाए करीब 200 वर्ष पहले अलीगढ़ में ताला कारोबार जो है इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ छोटी बड़ी करीब 1500 फैक्ट्रियों में ताला बनाया जाता है। ठीक है, देखा जाए
तो 1100 करोड़ रुपए की वार्षिक टर्नओवर है इन तालों का। प्रतिवर्ष 550 करोड़ रुपए के तालों का निर्यात भी होता है। टर्नओवर की बात कर ले तो 1100 करोड़ रुपए और उसका 50% जो है निर्यात किया जाता है तालों का। ठीक, तो अलीगढ़ के ताले मशहूर है ही हैं। चलिए आगे बात कर ले। 34 साल में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है साउथ अफ्रीका ने। चर्चा कर लें, दक्षिण अफ्रीकी पुरुष क्रिकेट टीम ने गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर तीसरी आईसीसी विश्व जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसको जीत ली है। आगे हम देखें, यह दक्षिण अफ्रीका टीम जिसे पोट्रियास के नाम से भी जाना जाता है के लिए केनिया में आयोजित 1998 में आईसीसी नॉकआउट चैंपियनशिप के बाद, जिसे बाद में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नाम दिया गया, के बाद यह पहला प्रमुख क्रिकेट खिताब है। यानी कि 1998 के बाद पहला प्रमुख खिताब है जो देखा जाए तो अफ्रीका ने जीता है। ठीक है, बात कर ले, साथ ही यह पिछले 15 वर्षों में पहली बार था जब ऑस्ट्रेलिया को किसी आईसीसी प्रतियोगिता में हार का सामना करना पड़ा हो। ठीक है, इससे पहले इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज में खेले गए 2010 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ठीक है, आगे देखें, 2023 से 25 के चक्र में आईसीसी विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है ये 11 से 14 जून 2025 तक इंग्लैंड के लंदन में स्थित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था। कहां पर खेला गया था? जो फाइनल मुकाबला हुआ था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, लॉर्ड्स में खेला गया था। और यहीं पर देखा जाए जो एडन मार्करम है, एडन मार्करम को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया था। ठीक है, मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया? एडन मार्करम को चुना गया। जीता किसने है? साउथ अफ्रीका ने जीता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 34 सालों के बाद। ठीक, चलिए अगली खबर पर देखें, चर्चा करें तो पवन ऊर्जा क्षमता जो है इसमें 10.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। चर्चा कर ले, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देखा जाए तो देश में कुल स्थापित क्षमता, पवन ऊर्जा क्षमता जो है ये पिछले साल 46.42 गीगावाट से बढ़कर 51.5 गीगावाट हो गई है, जो 10% की वृद्धि को दर्शाता है। यहां पर चर्चा करें, बेंगलुरु में आयोजित 2025 वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने यह कहा कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, ठीक है, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी है। यहां पर चर्चा करें, हर साल 15 जून का जो दिन होता है इसको वैश्विक ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 मई 2025 तक देश में कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता जो है ये मेगावाट की बात की गई है, कितना? 51,292.25 मेगावाट। और 2024-25 में कुल जो क्षमता वृद्धि है वो कितनी हुई है? 24-25 के दौरान ये क्षमता वृद्धि यहां पर देखें तो 4151.31 मेगावाट की वृद्धि दर्ज की गई है। देखा जाए तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता वाला देश है। ठीक है, पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत का रैंक कौन सा है? परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जा चुका है, 2022 यूपीपीसीएस में ही पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, तो याद रखना, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता वाला देश है। और यहाँ पर शीर्ष पवन ऊर्जा वाले राज्यों की बात कर लें, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा सेक्टर से जो महत्वपूर्ण डाटा होता है, जो आप पढ़ते हैं कि सर डाटा डाटा डाटा, ये वही डाटा है। शीर्ष पवन ऊर्जा वाले राज्य कौन से हैं? पहले नंबर पर पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता की बात कर लें तो पहले स्थान पर देखें गुजरात का रैंक आता है, दूसरे पर तमिलनाडु का, तीसरे पे कर्नाटक का, चौथे पे महाराष्ट्र का और पांचवे पे राजस्थान का। यहाँ मेगावाट क्षमता भी दे रखी है, क्रम अनुसार अगर जो व्यवस्थित करने के लिए दे दे तो मेगावाट को याद रखिएगा। वैसे आप क्रम को भी याद रखेंगे, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तो ये क्रम भी वही है। ठीक है, अब देखा जाए सबसे अधिक वृद्धि कहां पर हुई है 2024-25 के दौरान, तो सबसे ज्यादा वृद्धि कर्नाटक में हुई है, फिर तमिलनाडु में और देन गुजरात में। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में जो सर्वाधिक वृद्धि कहां पर देखी गई वो भी मैंने आपको बता दिया। और सर्वाधिक जो स्थापित क्षमता है वो कहां कहां पर है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये पांचों राज्यों को मैंने आपको बता दिया। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है, उससे भी संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को देखा जाए तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया में साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, नाम क्या है? ग्रैंड क्रैस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो मकारियोस थर्ड है ये कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? साइप्रस का है। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया है। प्रधानमंत्री मोदी जो है ये 15 से लेकर 19 जून 2025 तक साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया, 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर है। देखा जाए तो अपनी यात्रा के पहले चरण में उन्होंने 15 से 16 जून 2025 तक साइप्रस का दौरा किया था। और यहाँ पर हम बात कर ले, साइप्रस सरकार ने 1991 में अपने पहले राष्ट्रपति, नाम क्या था? आर्क बिशप मकारियोस, ठीक है, आर्क बिशप मकरियोस, ठीक है, थर्ड के नाम पर देखा जाए
तो ग्रैंड क्रैस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकरियोस थर्ड की स्थापना की थी। ठीक है, यहां पर देखा जाए अब तक 21 देश प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। 21 देश ऐसे हैं जिन्होंने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। यहां पर बात कर लें, पीएम मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। साइप्रस जाने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं जो साइप्रस गए थे। ठीक है, चर्चा कर ले यहां पर। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी और सन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये साइप्रस का दौरा कर चुके हैं। तो यहां पर देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से रहे, आज अपने इस वीडियो में हमने चर्चा करने का प्रयास किया। अब मैं कुछ आपसे सवाल पूछूंगा जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़ या लखनऊ? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस देश ने 34 वर्ष बाद आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, भारत ने जीती है, इंग्लैंड ने जीती है या दक्षिण अफ्रीका ने जीती है? क्वेश्चन नंबर 3 है भारत ने 2024-25 के दौरान पवन ऊर्जा क्षमता की सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई? ठीक है, भारत में 24-25 के दौरान देखा जाए तो पवन ऊर्जा क्षमता की सर्वाधिक वृद्धि कहां पर? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या राजस्थान? क्वेश्चन नंबर 4 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ द थ्रोन, ग्रैंड क्रैस ऑफ मकरियोस थर्ड, ऑर्डर ऑफ लीजन, ऑर्डर ऑफ निकोसिया? क्वेश्चन नंबर 5 है 2025 में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस का थीम क्या है? थीम आपको बताना है। यहाँ पर क्या थीम है? जीरो लैंड डिग्रेडेशन, रिस्टोर अवर फ्यूचर, भूमि क्षरण रोकें, अवसर का लाभ उठाएं, कॉम्बैट डेजर्ट सेव अर्थ? क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किए गया T1 स्मार्टफोन किस नेटवर्क प्लान के साथ आया है? ठीक है, US99, मेक द ट्रंप, द 47 प्लान या फिर देखा जाए लिबर्टी कनेक्ट? कौन सा प्लान है, किस प्लान के साथ यहाँ पर देखा जाए T1 को लॉन्च किया गया है? ठीक है, सवाल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। छठवां क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए क्या है? 4 दिसंबर को किस विषय से संबंधित अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया? कौन सा विषय है जिससे संबंधित अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया 4 दिसंबर को? चर्चा कर लेते हैं। मानव अधिकार संरक्षण दिवस, वैश्विक अर्थव्यवस्था सहयोग दिवस, तीसरा है एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों के विरोध दिवस या वित्तीय न्याय दिवस? कौन सा दिवस है जो घोषित किया गया है? आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 8 हाल ही में किस महिला को MI6 के पहले प्रमुख नियुक्त किया गया है? ठीक है, एमिली हंट, ब्लेज मैट्रेवेली, सारा विस्टन या क्लेयर ओडेल? आपको बताना है कौन है जिसको MI6 का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जून 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए 3 देशों की यात्रा में कौन शामिल नहीं है? क्रोएशिया, कनाडा, इटली या साइप्रस? कौन सी कंट्री है जो शामिल नहीं है? और अंतिम सवाल क्या है? सिपरी रिपोर्ट 2020 से जो 2024 के बीच की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार देखा जाए भारत का वैश्विक हथियार आयात में स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये 10 सवाल हैं। इन 10 सवालों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना ही पड़ेगा। वीडियो क्लासेस आपकी प्रतिदिन आती है। जिस प्रकार से मैं डेली वीडियो क्लास लेकर आता हूँ उसी प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं सवाल पूछूँ आप उसका डेली उत्तर देंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को साझा कर सकते हैं। और रिवीजन सीरीज हमारी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम लोग तुरंत अपना उत्तर प्रदेश स्पेशल, बिहार स्पेशल और जो महत्वपूर्ण अन्य करंट अफेयर की क्लासेज है उनको फिर से वापस से कंटिन्यू करेंगे। अभी रिवीजन सीरीज की क्लासेज एक दिन में 2-2, 3-3 क्लासेज रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ में ये आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास भी रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ठीक है, तो बहुत काम इस टाइम पे ज़्यादा सा चल रहा है, तो इस वजह से देखा जाए अभी जो आपकी जो यूपी स्पेशल और बिहार करंट अफेयर चल रहा था वो थोड़ा सा देखा जाए अभी स्टॉप किया गया। इसी हफ्ते के अंत तक उसको वापस से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो लगे रहिए, तैयारी करते रहिए अच्छे से। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।